हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर आपका है आज बहुत ज़बरदस्त। रीज़न क्या है, लास्ट वाला लेक्चर आपने मुझे उम्मीद है कि देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पैरा जंबल्स पढ़ाए थे, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर कराया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराने के बाद मैंने उसके क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो मज़ेदार बात है वो ये है कि हम वापस आ रहे हैं किस पे, आर्टिकल्स पे, मतलब ग्रामर पे। कुछ दिन हम एक बार फिर से चलेंगे ग्रामर की तरफ, कुछ दिन और हम ग्रामर करेंगे। वही जैसे हम सिनोनिम्स करते हैं, सिनोनिम्स भी आज करेंगे और ग्रामर भी करेंगे। ग्रामर करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको लेके जाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन पे। तो मैंने कैसे आपको सिलेबस कराया, पहले आपको बेसिक्स पढ़ाए, फिर आपको ग्रामर में थोड़ा बढ़िया किया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए, उसके बाद आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करा दिए, और अब फाइनली हम वापस आ गए हैं दोबारा ग्रामर पे। इससे हम दोबारा से रीडिंग वाले पोर्शन पे स्विच करेंगे, वो कैप पे भी स्विच करेंगे। तो बहुत ही प्लान्ड वे में मैं आपका सिलेबस लेके चल रहा हूँ। अगर आप हाथ मेरा थामे रहेंगे तो दिक्कत कोई होने नहीं वाली है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन है आर्टिकल्स पे, है ना। आर्टिकल्स तुम जानते हो कि किसी से ही पूछो आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल ए एन दा। ठीक है। क्या आर्टिकल में गलतियां नहीं करते हो? क्या आर्टिकल में सारे क्वेश्चंस बना देते हो? क्वेश्चन कैसा भी हो बना देते हो? ठीक है। क्या तुम्हें कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि आर्टिकल आना ही नहीं है, तुम लगाए पड़े हो? कितनी बार ऐसा नहीं होता कि आर्टिकल लगना है और तुम्हें पता ही नहीं, अच्छा यहाँ आर्टिकल लगेगा। तो ये सारी चीजें आज आप, बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक कॉन्सेप्ट में चैप्टर खत्म हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। फिर भी मैंने क्या किया है कि उन कॉन्सेप्ट्स को, उस एक कॉन्सेप्ट को भी कई तरह तरीके से तोड़ तोड़ के आपको यहाँ पे समझाया। तो आगे बढ़ते हैं, हमेशा की तरह सेशन करते हैं स्टार्ट। पर क्वेश्चन करने से पहले ना, मैं आपको आज दूंगा वर्ड्स ऑफ वोकैब, जो मैं आपको हर क्लास में देता हूँ। तो आज की जो वोकैबलरी है, लास्ट क्लास में मैंने आपको लव के सिनोनिम्स दिए थे, जो मुझे मतलब बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया लगे। तो आज हम एक और वर्ड है जो बहुत ज्यादा कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। स्टबर्न। व्हाट इज दैट वर्ड? द वर्ड इज STUBBORN। स्टबॉर्न नहीं पढ़ना है इसको, द वर्ड इज स्टबर्न। ठीक है। तो क्या होता है स्टबर्न, इसका क्या मीनिंग होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, मठूस, आप कह सकते हो, जो किसी की बात सुने नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में आपके लिए। पहले टफ वाले, रिकॉल सिट्रेंट, कॉन्टूमेशियस, रिकॉलसिट्रेंट, कॉन्टूमेशियस, एडमेंट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, एडमेंट, या फिर ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, या फिर आप कह सकते हैं म्यूलिश। ठीक है। म्यूलिश किससे बना? आप म्यूल जानते होंगे, म्यूल खच्चर को बोलते हैं, MULE, म्यूल। कहते हैं ना, खच्चर जो है ना, उसको खींचो वो अड़ जाता है, तो वो जाता ही नहीं है, जब उसकी मर्जी होती तभी चलता है। तो कहते हैं खच्चर जैसा अड़ियल है ना, एज एज स्टबर्न और एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। ये आपने यहाँ सिमिली मेटाफर्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो या फिर पिग हैडेड। अब पिग हेडेड क्यों बोल रहे हैं? जो पिग होता है ना, उसकी जो गर्दन होती है, ऐसे नहीं मुड़ती हम लोगों की तरह। अगर उसे इधर देखना है तो उसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर उसे इधर देखना है तो उसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं पिग हेडेड। भाई ये नहीं मानेगा तुम्हारी बात, ये तो सीधा ही जाएगा, मतलब जो इसके दिमाग में आ गया। या फिर बुल हेडेड। बुल हेडेड का क्या मतलब है? किसके? सांड के दिमाग वाला आदमी है, सांड के दिमाग वाला इज बुल हेडेड। पिग हेडेड, म्यूलिश, रिकॉल्सिट्रेंट, कॉन्टुमेशियस, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट एंड ऑब्ड्यूरेट। इन सब का मतलब क्या होता है? विलफुल भी होता है एक वर्ड, विलफुल। ठीक है। या फिर इंट्रांसिजेंट, इनएक्सॉरेबल,
अनयील्डिंग, ठीक है। तो ये सारे के अनयील्डिंग का मतलब है इससे तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, कुछ निकाल नहीं पाओगे, जो है वैसा ही है। तो ये हो गए तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिनोनिम्स एक बार मैंने फिर आपको दिए। आपको पता है पिछले 3 लेक्चर्स में मैं आपको 30 से ज्यादा सिनोनिम्स दे चुका हूं। तो जरा सोच के देखिए कि अगर आप एक वोकैब रजिस्टर बना के चल रहे हैं तो ये कोर्स खत्म होते होते कितना माल होगा तुम्हारे पास। तो अगर तुम माल इकट्ठा करना चाहते हो तो नोट करना शुरू कर दो। ठीक है दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं आज के चैप्टर पे जो होने वाला है बड़ा मजेदार, जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत शॉर्ट में और सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे एक क्लास में। मैं आपके आर्टिकल्स कराऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। लेट्स स्टार्ट। देखो मेरे भाई, हाँ, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, इनको समझने के लिए पहले एक चीज और समझना पड़ेगी कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जिसके अंदर होते हैं 26 अक्षर। जैसे हिंदी की वर्णमाला है 52 अक्षर की, ऐसे इंग्लिश की वर्णमाला है 26 अक्षर की। तो अल्फाबेट इज वर्णमाला कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये साउंड भी निकालते हैं, ठीक है। तो 26 लेटर्स आपको देते हैं 44 साउंड्स, है ना भाई। आपने देखा होगा कहीं कहीं एक लेटर 2 साउंड देता है, जैसे जे, जे जैगुआर अगर आप बोलेंगे तो जा के साउंड देगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको देखेगा कि एक लेटर 2 साउंड देते हुए, जैसे सी, सी से आप केमिस्ट्री भी बोलते हैं तो ये का साउंड हो गया। और सी से आप चैंपियन भी बोलते हैं तो भाई ये सी एच चा साउंड हो गया, ये सी एच का साउंड हो गया, है ना। तो ये का साउंड दे रहा है, ये चा साउंड दे रहा है, और शैंपेन में ये शा साउंड देगा। तो भाई कहानी क्या है? कहानी यह है कि कोई भी एक लेटर या कोई भी 2 लेटर आपको मल्टीपल साउंड्स दे सकते हैं। जैसे यहां पे आपको क्या मिल रहे हैं दोस्त देखने को? मल्टीपल साउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास लेटर तो 26 है और साउंड्स 44 है। अब इन 44 साउंड्स को अंग्रेजी भाषा में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यार ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इंफॉर्मेशन जान लेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो जबरदस्त हो जाएंगे अंग्रेजी के। तो क्या बताया मैंने कि 44 जो साउंड्स हैं इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्त। एक तरह की साउंड होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और एक तरह की साउंड होती है जिसे हम बोलते हैं वॉयल। इसे अक्सर लोग वॉविल बोल देते हैं, वॉविल नहीं होता, ये वॉयल होता है ना। हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आती है डब्ल्यू की, VOWEL, वॉयल, ठीक है। और वॉयल, तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं और वॉयल साउंड कितने होते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूंगा वॉयल कितने होते हैं तो तुम बोल दोगे सर 5 वॉयल होते हैं, AEIOU, यही बोलोगे ना तुम? हाँ, आज मैं तुम्हें चौंका दूंगा ये बता के दोस्त ये वॉयल नहीं होते, ये वॉयल नहीं होते। दीज आर दी ओनली लेटर्स विच मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ वॉवेल साउंड। कहने का मतलब है ये सिर्फ कुछ अक्षर हैं, वॉयल कभी कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉयल क्या होता है? हमेशा साउंड होती है, कॉन्सोनेंट हमेशा साउंड होती है। और हमारे पास 20 वॉयल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। कुल मिला के मेरे भाई अंग्रेजी में टोटल 44 साउंड होते हैं, है ना। 4 and 2 and 2 4, 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 साउंड्स जो होते हैं वो वॉयल होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट। और इसको गहराई से जानने के लिए तुम्हें फोनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन आना नहीं है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। बस हाँ ये याद रखो ये वॉयल नहीं होते। अगर ये वॉयल होते तो फिर तुम यार एफ को भी वॉयल में लिखो, है ना, एच को भी वॉयल में लिखो, क्योंकि कितनी बार एच भी तुम्हें वॉयल साउंड निकाल के दे देता है,
एफ भी तुम्हें वॉइल साउंड निकाल के दे देता है, और कितनी बार यू निकाल नहीं पाता, कितनी बार ई भी नहीं निकाल पाता। अब भाई अगर मैं लिख दूं, देखो एग, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, FO, MA, LLB, BA, ठीक है। ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये आपको एकदम सिंपल बता देंगे। अब देखो भाई, अगर तुमने कहना चाहते हो एन लगाना चाहते हो तो तुम क्या कहते हो, एन एग। बिल्कुल सही बात है भाई, एक अंडा एन एग बोलोगे, क्योंकि एग को कुछ इस तरह लिखा जाएगा, इससे लिखा जाएगा। तो हिंदी में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो इसे ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कोई भी अक्षर हिंदी वाला जिसका या तो डंडा होता है या मात्रा होती है। क्या होता है, या तो डंडा या मात्रा। डंडा या मात्रा है तो एन लगा देना। अब यूरोपियन, देखो दो दो वॉवेल हैं, जिसे तुम वॉवेल कहते हो, वो दो है, एक ई है और एक यू है, बट बेकार है। ये साउंड क्या दे रहे हैं, यूरोपियन, या से लिखा जाएगा। और गली का बच्चा जानता है या का ना ही डंडा है और ना ही या की मात्रा है, तो क्या कहोगे, आ यूरोपियन। ऐसे यूनिवर्सिटी, या से लिखा जाएगा, ना डंडा ना मात्रा, तो आ यूनिवर्सिटी। यूनिकॉर्न, या से लिखा जाएगा, न डंडा ना मात्रा, आ यूनिकॉर्न। FO कैसे लिखा जाएगा, FO, ए से लिखा जाएगा, FAF, ऐसे लिखोगे ना, AF, तो ये भाई इसकी मात्रा होती है, तो मात्रा होती है, तो NFO मैं कह सकता हूं, माई फ्रेंड इज NFO। ऐसे ही IM NMA, MA भी तो इसी से लिखा जाएगा। ऐसे ही LLB, लालाबा थोड़ी पढ़ते हो उसे, ये थोड़ी बोलोगे आई हैव डन लालाबा, आई हैव डन LLB। LLB कैसे लिखते हो दोस्त, L एक बार फिर इससे बनेगा, तो फिर से NLB। अब देखो ऐसा नहीं है, जितनी शॉर्ट फॉर्म है सारी ऐसे आती हैं। BA किससे लिखोगे, बा से। अब बा की ना ही मात्रा ना ही डंडा, तो आ BA। समझ में आई कहानी। तो कहानी क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ अ वॉयल। इफ यू फाइंड अ वॉयल साउंड, यूज एन। अब फिर सवाल आया कि सर आर्टिकल कितने होते हैं, ये तो अभी तक नहीं बताया गया। तो जब भी मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई आर्टिकल कितने होते हैं, बच्चे कहते हैं सर 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दा, पर जरूरी नहीं है ये, ठीक है। आर्टिकल 3 नहीं होते, किसी भी हालत में आर्टिकल 3 तो नहीं हो सकते दोस्त। आर्टिकल या तो तुम कहोगे 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं। 4 कैसे, दिखाता हूं भाई। एक हमारे पास आर्टिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। भाई मेरे डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, जिसे तुम प्यार से दी भी कहते हो, लिख देता हूं ब्रैकेट में छोटा छोटा, द दी। इनडेफिनेट में आते हैं हमारे पास ए और एन। अब तुम ये बात तो जानते ही हो दोस्त कि अगर हमारे पास है कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड तो हम आ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होता है और डेफिनेट आर्टिकल चाहिए होता है, इनडेफिनेट चाहिए होता है तो हम आ का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट चाहिए होता है तो दा का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए वॉयल साउंड, ठीक है, तो या तो आप दी बोलते हैं या फिर एन बोलते हैं। जैसे एन एप्पल, दी अंडरटेकर, दी अमेरिका। बट आप एन, आप ये नहीं बोल सकते एन एन सॉरी द अमेरिका नहीं बोल सकते, द अंडरटेकर नहीं बोल सकते। तुम कभी भी रेसलिंग में भी देखोगे, कहीं भी देखोगे तो वो क्या बोलता है, द रॉक, द अंडरटेकर, द ग्रेट खली। तो हमेशा वो क्या बोलता है, जब भी वॉयल साउंड होगा और उसे ये THE लिखना होगा तो वो प्रोनाउंस से दी करेगा, ठीक है। तो एन और दी लगते हैं किसके साथ, वॉयल साउंड के साथ। और इसलिए मैंने कहा आर्टिकल या तो 4 मानो या फिर भाई 2 ये तो कितने हो गए, 4, या फिर सिर्फ 2 मान लो, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है यहां तक कहानी एकदम प्यारी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे और मैं आपको देने वाला हूं क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको लेक्चर के बाद मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पर लेके जाऊंगा, आप अपने आर्टिकल भी चेक करिए कि आपके कितने सही हुए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 15 क्वेश्चंस के बाद
कि कैसी रही कहानी, कितने सही हुए। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द बेस्ट। देखो यहां पे दो गलतियां भी हो सकती हैं सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा। ऑल द बेस्ट। देखो दोस्त, पहली गलती तो क्या है कि आपको बताना पड़ेगा भाई ओल्ड क्या, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना ओल्ड, ये जो वर्ड यूज हुआ है ओल्ड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और भाई मेरे एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, हमेशा अपने से पहले एक नाउन लेता है। तो दी ओल्ड अपने साथ एक नाउन लेता है, तो मैन लिख सकते हैं आप, है ना, या फिर वो मैन लिख सकते हैं, कुछ भी। तो पहली गलती तो यह है कि सिर्फ ओल्ड नहीं आएगा, दी ओल्ड वुमेन। याद रखिए आर्टिकल होता क्या है, ये तो आपने सीखा ही नहीं। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, हमेशा किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। अब भाई क्या मॉडिफाई करता है, बेसिकली ये पॉइंट करता है, पॉइंट्स टू या फिर रेफर्स टू अ नाउन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है आर्टिकल की, याद रखेंगे क्या कि आर्टिकल ऑलवेज रेफर्स टू या पॉइंट्स टू अ नाउन, या तो वो रेफर करेगा नाउन की तरफ या उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये काम होता है आर्टिकल का। तो दी ओल्ड, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, है ना, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। तो दी ओल्ड मैन वॉज डूइंग दी लंच व्हेन द स्पीडिंग कार, तो दी स्पीडिंग एक स्पेसिफिक कार थी जिसने आके उसे मार दिया, पर ये दा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या सिखाने जा रहा हूं दोस्त, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है कि कहां कहां आर्टिकल नहीं आएगा। कितनी बार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, कितनी बार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि तुमने आर्टिकल लगा दिया पर वहां आना ही नहीं था, या क्वेश्चन आया जिसमें से आर्टिकल हटाना था, तुम हटा ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हें अंदाजा ही नहीं था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं क्या, ओमिशन। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्या मतलब है कि कहां कहां आर्टिकल नहीं आएगा। 3 से 4 केस है, 2 मिनट में एकदम क्लियर हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या केस है, याद रखिए, केस नंबर 1 है कि जब भी आप बात करते हैं नेम्स ऑफ मील्स, जो दिन का हमारा खाना होता है ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, है ना, स्नैक्स, सपर, इन टी, इन सब के साथ आर्टिकल जर्नल सेंस में यूज नहीं होता, ठीक है, नो आर्टिकल इन जर्नल सेंस। और इसीलिए यहां पे ये द नहीं आएगा। द ओल्ड मैन वॉज डूइंग लंच, द लंच क्यों बोल रहे हो यार, स्पेसिफिक होगा। जैसे मान लो मैंने कहा द लंच आई हैड विद सनी वॉज फैबुलस, तो जो लंच मैंने सनी के साथ किया, सनी लियोन नहीं कह रहा हूं, देवल बोल रहा हूं, ठीक है, इतना नहीं सोचा करो। तो हाँ, तो द लंच आई हैड विद सनी, सो द लंच का क्या मतलब है, मैं एक स्पेसिफिक खाने की बात कर रहा हूं और इसलिए द लगा सकता हूं, ठीक है। बी, ठीक है। दूसरा आर्टिकल, दूसरा कब यूज नहीं होगा, ठीक है, कभी भी अगर कोई नाउन है, चाहे वो कॉमन नाउन है, चाहे वो कॉमन नाउन है, या फिर वो प्रॉपर नाउन है, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर वो मटेरियल नाउन है। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, आप इनके साथ यूज करेंगे नो आर्टिकल इन जनरल सेंस। ये जनरल सेंस का मतलब है कि जब आप जर्नली किसी चीज को यूज करते हैं, मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज आप ओमिशन में क्या सीखेंगे, जितने भी होते हैं नेम्स ऑफ मील्स के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, व्हेन प्लेसेस आर विजिटेड,
फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अब क्या मतलब हुआ, जब जगहों का इस्तेमाल, जगह मतलब प्लेसेस को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, उनके प्राइमरी पर्पस के लिए, मतलब अगेन वही वाली बात हो गई जर्नल सेंस, तो भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसमें, नो आर्टिकल इन जर्नल सेंस, किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जर्नल सेंस में। एक बार इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। आगे आपके प्यार में क्वेश्चंस भी हैं, ये देखिएगा, जैसे नेम्स ऑफ मील, तो नेम्स ऑफ मील का एक एग्जाम्पल ही है, या फिर मैं कह दूं वन मस्ट नॉट स्किप द ब्रेकफास्ट। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वन मस्ट नॉट स्किप द ब्रेकफास्ट, कि किसी को ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन आता है बच्चे को लगता है अरे सही तो है, क्या दिक्कत है भाई, ये दा नहीं आएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ये कहता द ब्रेकफास्ट आई हैड इन ताज और ओबरॉयज वाज फैबुलस या वाज ग्रेट, या फिर द लंच या फिर द ब्रेकफास्ट आई ईट या आई एट येस्टरडे वॉज नॉट गुड, तो आप जब उसे स्पेसिफाई करेंगे तब यूज करेंगे, जनरल सेंस में नहीं यूज करेंगे। अगला क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इसके भर भर के एग्जाम्पल हैं जो आपको आगे मिलेंगे, फिलहाल मैं अभी भी देता हूं। जैसे मैंने कहा शिवा इज द गॉड ऑफ द हिंदूज, इस पे एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको, silver is silver is a good conductor of the इलेक्ट्रिसिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको बड़े जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आएंगी। क्या कहा, शिवा, अब शिवा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एक भगवान का नाम है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाते हो, ठीक है, चाहे वो किसी भिखारी का नाम हो या फिर वो कितने भी बड़े आदमी का नाम हो, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाओगे जनरल सेंस में। तो शिवा इज, अब दा गॉड क्यों कहा, गॉड कौन सा नाउन है, हम सब जानते हैं गॉड है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से पहले तो मैंने मना किया है दा नहीं लगाना, फिर क्यों लगाया, आपने इसे स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप ये वाली बात बोलते ना दोस्त, अगर आप कहते गॉड इज ग्रेट, तो नहीं आएगा दा इससे पहले, क्योंकि ये जर्नल सेंस में यूज हुआ है। आप हर भगवान की बात कर रहे हैं, जर्नल सेंस में बात कर रहे हैं, यहां पे हर भगवान की बात नहीं हो रही है, आप शिवा को बोल रहे हैं, शिवा इज द गॉड, एक स्पेसिफिक भगवान की बात हो रही है, तो आपने दा लगा दिया। ऑफ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात हो रही है, इसलिए आपने हिंदूज के साथ भी दा लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो सिल्वर मटेरियल नाउन है, नहीं आया, क्यों, जर्नल सेंस में बात हो रही है, हर चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती है, तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्यों बात कर रहे हो, स्पेसिफिक क्यों कर रहे हो, हर इलेक्ट्रिसिटी, जर्नल सेंस में इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो द आप नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप बोलेंगे द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, ऐसे समझ लीजिए, दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू टर्बाइंस, अब आप एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं जो टर्बाइंस के थ्रू बनाई जाती है, तब आप दा लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्या है, व्हेन प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, भाई तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, जेल जा रहे हो, पुलिस स्टेशन जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी प्लेस के साथ दा नहीं लगाओगे अगर तुम प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, जैसे द मिनिस्टर visited jail
टू promote his campaign. He was sent to the jail for his wrongdoings. wrongdoings. अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वाले एग्जाम्पल से भी। द मिनिस्टर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बात करी एक खास मंत्री की, तो द मिनिस्टर तो ठीक है। विजिटेड जेल, अब जेल जेल क्या इसलिए खुले हैं? क्या जेल जाने का प्राइमरी पर्पस ये होता है? जेल क्यों खुले? इसलिए कि मंत्री जी वहां पे जाके कैंपेन करें? भाई इसलिए थोड़ी खुले हैं। तो आप क्या करेंगे? द मंत्री, द मिनिस्टर विजिटेड दी जेल आप बोलेंगे, द मिनिस्टर विजिटेड द जेल बोलेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको प्राइमरी पर्पस नहीं सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सो द मिनिस्टर विजिटेड द जेल टू प्रमोट हिज कैंपेन, बिल्कुल सही हो गया। अब नीचे वाला, ही वाज सेंट टू द जेल फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स, भाई इसीलिए तो जेल खुला है ना। कोई क्रिमिनल वहां पे जाए, कोई चोर वहां पे जाए, कोई आतंकवादी वहां पे जाए, इसीलिए खुले हैं। तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया, तो प्राइमरी पर्पस हो गया तो आप द नहीं लगाएंगे। तो मैंने जेल से एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल से आ सकता है, टेंपल से आ सकता है, मॉस्क से आ सकता है, ठीक है, स्टेशन से आ सकता है, कहीं से भी एग्जांपल आ सकता है, यूनिवर्सिटी से आ सकता है, स्कूल से, कॉलेज से। आप याद रखिए, जब प्लेसेस को प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको इतना सारा समझाया है, ठीक है, यही मेरा अंदाज है। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर बताइए जल्दी से। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे उम्मीद है ये आप धपाक से कर देंगे, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। गो फॉर इट। द महात्मा गांधी इन्फ्यूज्ड करेज एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई किसी के साथ भी, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप किसी भी आर्टिकल के साथ? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। किसमें? जनरल सेंस में। जनरली आप बात कर रहे हैं, जनरली आप बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी की, कि भाई महात्मा गांधी ने लोगों के अंदर साहस और जागरूकता भरी थी, है ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? महात्मा गांधी की। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे कोई भिखारी हो, उसका कैसा भी स्टेटस हो, चाहे कोई बड़ा महान आदमी हो या भगवान ही क्यों ना हो, आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? जनरल सेंस में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा, क्योंकि मैं इसे समझा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, आंसर बताइए। टेक ऑल द टाइम यू नीड, बट आई डू नॉट वांट यू टू गेट दिस वन रॉन्ग। इट इज गोइंग टू बी एन इजी वन फॉर यू। The gold from Africa is known for its purity। बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पे अब अगर मैं ये कहता, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, अगर मैं कहता कि गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, तो आप क्या करते? आप गोल्ड के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि जनरल सेंस में यूज हुआ है। आप इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट आप यहाँ पे खास सोने की बात कर रहे हैं, एक खास गोल्ड की बात कर रहे हैं। कौन सा खास गोल्ड? द गोल्ड फ्रॉम अफ्रीका, वो गोल्ड जो अफ्रीका से आया है। तो भाई ये कर दिया आपने स्पेसिफिक। और मैंने आपको बताया दोस्त, जहां भी कर दोगे स्पेसिफिक, वहां आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में है दोस्त मेरे, नो एरर। सेंटेंस क्या कह रहा है? द गोल्ड फ्रॉम अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी। तो जो गोल्ड है अफ्रीका का, वो किस लिए जाना जाता है? अपनी प्योरिटी के लिए जाना जाता है। समझ आया तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए आर्टिकल ना चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, क्वेश्चंस लगा के आप और सीखेंगे। तो अगर आपको डाउट आए, कंफ्यूजन आए, तो पूछिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आंसर बताइए। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास इसका आंसर देने के लिए।
एक से ज्यादा एरर भी हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिए। देयर इज नथिंग टू हरी अबाउट। पीपल से दैट द अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ दिस एरा। अब देखो मैंने ये तो बताया था कि आप प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक सेंस क्या है? जैसे मैंने कहा ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। मैंने कहा भाई ये हमारी टीम का सचिन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि सब बेकार खेलते हो, सब एकदम घटिया हो, एक यही है जो थोड़े बहुत रन बना लेता है, तो हमारे लिए तो यही सचिन है। जैसे लोगों ने क्या किया है, बहुत बहुत जगह पे इंसानों की मूर्ति बना ली है, उन्होंने कहा भाई हमने तो भगवान देखा नहीं, तुम ही हमारे भगवान हो, तुमने हमारे लिए इतना कर दिया। द सेम इज दिस। तो ये क्या कर रहा है? ही इज। अब ये सचिन तेंदुलकर क्या है दोस्त? सचिन तेंदुलकर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है ना, किसी बंदे का नाम है। जब आप उससे पहले ऐसे दा लगा देते हैं ना, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। तुम सोचोगे सर ये क्या बात हुई, कॉमन नाउन बन जाता है? कॉमन नाउन कैसे बन गया? कॉमन नाउन का मतलब है यहाँ पे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, मतलब ही इज द बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन। अब बताओ जरा बैट्समैन क्या है? बैट्समैन है ना कॉमन नाउन, सचिन तेंदुलकर क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। तो ये क्या कह रहा है? पीपल से, अब इस क्वेश्चन पे आओ, पीपल से लोग कहते हैं दी अन्ना हजारे, ये गलत हो गया। अन्ना हजारे के साथ दा क्यों लगा रहे हो? अन्ना हजारे को तो आपने जर्नल सेंस में यूज किया है, लेकिन आपने आगे क्या, इज दी गांधी, ये बिल्कुल सही है, इज दी गांधी ऑफ दिस एरा। गांधी ऑफ गांधी को हम मानते हैं रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी इस युग का। अगर देखोगे तो हाँ ऐसा है भी काफी हद तक। अगर शायद ये अन्ना हजारे, केजरीवाल और ये सब लोग शायद साथ में नहीं आते तो मतलब सरकार चेंज नहीं होती और देश ऐसे नहीं होता। ये जो भी है वॉट एवर, लेट्स नॉट गेट इनटू वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स, लेट्स कम बैक हियर। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई लोग ऐसा कहते हैं कि दी अन्ना हजारे, एक स्पेसिफिक आदमी के साथ दा लगाया, क्यों लगाया नहीं मतलब था, तो ये वाला काट दिया। इज दी गांधी ऑफ दिस एरा, कि वो इस एरा का मतलब होता है एज, टाइम, ठीक है, तो इस टाइम का गांधी है। तो इस टाइम का गांधी जैसे हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर। समझ में आया तो जरूर बताइएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ और भी आगे आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपके एग्जाम में आता है। आपने पढ़ा भी होगा, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप क्यों बोलते हैं कालिदास इज दी शेक्सपियर? तो कालिदास से पहले नहीं लगाएंगे, शेक्सपियर से पहले लगा देंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं इंडिया का शेक्सपियर, कहीं का ना, स्पेसिफिक करते हैं मतलब कहीं का। जैसे इस एरा का गांधी, जैसे हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ऑल द टाइम यू नीड एंड लेट मी नो द आंसर। 10 seconds you have for it. The Mount Everest is the highest peak of the Himalayas. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने तुम्हें डेफिनेट आर्टिकल के कई सारे यूजेस पढ़ाऊंगा और वो यूजेस आपको बार बार काम आएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैथ्स में भी जिनको आपको लर्न करना पड़ता है, जैसे आप स्क्वायर्स याद करते हैं, जैसे आप क्यूब्स याद करते हैं, जैसे आपने बचपन में टेबल्स याद करी, जैसे आपने इंग्लिश में अल्फाबेटिकल लेटर्स याद किए। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। मैं उनकी लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट को अपने पास सेव करके रखिए, ये आपके पूरे जीवन में आपके काम आएगी। देखिए भाई लिस्ट क्या है, देखिए आर्टिकल, मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेट आर्टिकल की।
डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द और दी कहां कहां लगता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले याद रखिए नेम्स ऑफ, ये कुछ चीजों के नाम है जिनके साथ लगता है। नेम्स ऑफ किस चीज के नाम है, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूं। नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, अभी इनके एग्जाम्पल भी दे दूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। या फिर डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, rivers, oceans, seas, lakes, इन सब के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं, इनके नाम के साथ, इन सारी चीजों के नाम के साथ। या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऐतिहासिक इमारतें, होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स बट नॉट बुक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, इनका ध्यान रखना है हमें। इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ भी दा लगता है। या फिर आपने बोल दिया रेलवे ट्रेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इंग्लिश डेलीज, इंग्लिश डेलीज का क्या मतलब है, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं, आप बोलते हैं ना द हिंदू, द स्टेट्समैन, द डेक्कन क्रॉनिकल, ठीक है, द पायनियर, आप सारे न्यूज़पेपर्स के जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं उनसे पहले आप क्या यूज करते हैं दोस्त, आप दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या रह गया आपका, तो इसमें से किसी में डाउट हो, देखो हेवनली बॉडीज क्या होती हैं। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है वो सारी चीजें जो अंतरिक्ष में है, जैसे कि क्या क्या है हमारे पास, सन, मून, अर्थ, ये सारी की सारी हेवनली बॉडीज होती हैं। इसी तरीके से डेजर्ट्स हमारे पास जैसे सहारा, कालाहारी, कालाहारी है, सहारा है, तो दा सहारा, दा कालाहारी हम बोलेंगे, दा थार बोलेंगे। ऐसी माउंटेन रेंजेस के पास हमारे पास कौन सी है, हिमालयास। इनसे पहले दा बिल्कुल सही लगा, तो हिमालयास हो गया। ठीक है, और कौन सी है, नीलगिरीस, नीलगिरीस, अल्प्स, तो ये सारी की सारी रॉकीज, ये सारी माउंटेन रेंज है, इनसे पहले दा लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, नॉट विद माउंटेन पीक्स। लेकिन जो देखिए जो पर्वत श्रृंखला है उसके साथ तो लगेगा दा, जैसे हिमालय, जैसे नीलगिरीज, जैसे रॉकीज, जैसे अल्प्स, इनके साथ लग जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं चोटी की, पीक की, पीक क्या होती है, चोटी, जैसे कंचनजंगा, जैसे केटू, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो उनके साथ दा नहीं लगेगा। बस यही एरर था, तो सीधा लिखा जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। ये सही है, ये भी आप आगे जानेंगे ये क्यों सही है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। ठीक है, तो याद रखिए इन सभी के साथ दा लगेगा। रिवर ओशंस आपको पता ही है, आप हमेशा बोलते हैं दी गैंजेस, दी अटलांटिक, द गैंजेस, दी अटलांटिक, आप दा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मतलब ऐतिहासिक इमारतें, जैसे दी रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, ये सारे के सारे क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। होली स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स के साथ लगेगा। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, जैसे द रामायणा,
द महाभारता, ये क्या है, ग्रंथ हैं, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, इन सब के साथ आप दा लगा सकते हैं क्योंकि ये होली स्क्रिप्चर्स हैं। बट अगर आप होली बुक, जैसे लोग कोई भी किताब लिख देते हैं, है ना, मंत्रों की किताब है या कोई भी होली बुक है या किसी की कहानी है, तो उनके साथ आप दा नहीं लगाएंगे, होली स्क्रिप्चर्स के साथ ही लगाएंगे। नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही बात है, आप हमेशा बोलेंगे दी कांग्रेस, द बीजेपी, दी आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। रेलवे ट्रेन से पहले आप बोलते नहीं है दी शताब्दी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, है ना, या द whatever the name of a train, you have to use the with it ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप हमेशा बोलते हैं द गिटार, द पियानो या whatever, तो आप इस तरीके से इसे यूज करते हैं। इसके तो एग्जाम्पल आप हमेशा देखेंगे, हमेशा कहा जाता है क्या, द डेक्कन क्रॉनिकल, द पाइनियर, द हिंदू, इसी तरीके से हम यूज करते हैं। हमेशा न्यूज़पेपर के साथ भी आपको दा लगाना है। तो ये मोटे मोटे रूल मैंने आपको दिए हैं, इन पे आगे क्वेश्चंस आएंगे और आगे और भी नए रूल्स और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो टिके रहिए सेशन में। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द बेस्ट, सोच समझ के आंसर बताइएगा। कह रहा है द नीदरलैंड्स इज मोर फेमस देन द फिलीपींस। आपको यहाँ पे देखने को मिली दो कंट्रीज, एक ये कंट्री और एक ये कंट्री, और इनसे पहले लगा हुआ है आर्टिकल द। तो भाई एक बात बताओ, क्या कंट्रीज के नेम्स के साथ द आता है? क्या आप बोलते हो कभी दी इंडिया? कभी बोला है दी इंडिया? कभी आपने सुना है कोई और कंट्री के साथ द? कंट्रीज के नेम्स के साथ याद रखिए, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। जगहों के नाम के साथ आप दा का इस्तेमाल दोस्त मेरे नहीं कर सकते। नहीं समझे? जैसे कि हाँ, नेम्स ऑफ प्लेसेस, तो जगहों के नाम में तो कंट्री भी आ गई ना, कंट्री भी आ गई, बट इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है दोस्त? अपवाद। एक्सेप्शंस मींस अपवाद। तो अपवाद क्या है? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम के साथ आप दा लगा सकते हैं, और बड़े अफसोस की बात है उनमें से इंडिया नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख देता हूं। दो तो ऊपर लिखी है, नेदरलैंड्स, एक फिलीपींस हो गई। तो नेदरलैंड्स पे क्वेश्चन आया है कई बार। नेदरलैंड्स, फिलीपींस, इसके अलावा इजिप्ट, यमन, सूडान, इन सब के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज है जो मैं आपको बता रहा हूं जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, एब्रीवेशन में लिखा जाता है। यूके, यूएसए, आरएसए, आरएसए क्या है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इन सब के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको हर प्लेस के साथ नहीं करना है, आपको ये कुछ कंट्रीज हैं इनको याद करना पड़ेगा दोस्त, इनके साथ आप दा का इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेट भी है पंजाब, जिसके साथ आपको दा का इस्तेमाल करना है, और एक सिटी है हेग्स, इनके साथ भी आपको दा का इस्तेमाल करना है। अब देखो होता क्या है ना, कि अंग्रेजी कैसे डेवलप हुई है? अंग्रेजी डेवलप हुई है स्लोली, ग्रेजुअली डेवलप हुई है। तो जहां अंग्रेज को लगा कि हाँ इन कंट्रीज में कुछ स्पेशल है या कुछ भी उन्हें बुरा दिखा, नया दिखा, तो उन्होंने उसके साथ दा लगाना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ इंग्लिश, तो हम उसी तरीके से चलते हैं। तो द पंजाब, द हेग्स, हेग्स सिटी है, ये सिटी भी नेदरलैंड्स में है जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो यहाँ पे भी दा लगेगा, यहाँ पे भी, और इन सब में भी दा लगेगा।
बाकी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, इन सब के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। बट हाँ, अगर आप यूएसए लिखेंगे तो लगाएंगे, अमेरिका लिखेंगे तो नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आंसर बताइए। So of the two cities, जयपुर is hotter and bigger। अब भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब पहले तो आप ये सोचिए, कुछ चीजें और जान लीजिए। पहली चीज क्या है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की, उनके साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताने ही वाला हूं, जब हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ये जो वाले वर्ड होते हैं ना, जो आपने देखा होंगे, बेस्ट, मोस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, फास्टेस्ट, इन सब के साथ आप THE दा का इस्तेमाल करते हैं इनसे पहले। बट यहां पे तो कोई सुपरलेटिव डिग्री है नहीं, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं मैं, आगे इस पे क्वेश्चन आएगा इसलिए। और इसी से लिंक्ड ये वाला क्वेश्चन भी है, आप विद कंपैरेटिव डिग्रीज यूज आर्टिकल इन टू केसेस। तो भाई दो केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ दोस्त, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जिसमें से पहला केस है 1 आउट ऑफ 2 और दूसरा केस है पेयर कंपैरेटिव्स। पेयर कंपैरेटिव सबसे ज्यादा आसान है और आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। आपने सुना होगा ना, जितना खाओगे उतने मोटे होगे, जितना सोगे उतने उतने बीमार पड़ सकते हो, ठीक है, जितना जितना वर्कआउट करोगे उतने फिट दिखोगे, जितना पढ़ोगे उतने कामयाब होगे। ये कंपैरेटिव्स हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पेयर कंपैरेटिव्स हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे the faster you go, the earlier you reach। क्या मतलब हुआ भाई, जितनी तेज जाओगे उतनी तेज पहुंचोगे। या फिर मैं कह दूं, the more you eat, the more you want। क्या मतलब हुआ, जितना तुम खाते हो तुम्हें उतना ही और चाहिए होता है। किसी बड़े मोटे आदमी की बात हो रही है। तो देखो, द मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ दा आया, यहां पे भी द फास्टर और द अर्लियर दोनों के साथ द आया। इससे हम बोलते हैं पेयर कंपैरेटिव। अब एक बार 1 आउट ऑफ 2 कंपैरेटिव्स और देख लो। 1 आउट ऑफ 2 कंपैरेटिव का मतलब है, 1 आउट ऑफ 2 कंपैरेटिव का मतलब है जब दो खास लोगों में से हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहां पे बोला ऑफ द टू, मैंने ये वाला दा क्यों लगाया, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है। क्या स्पेसिफाई कर रहा है, कि दो जर्नल सिटीज की बात नहीं हो रही है, दो खास सिटीज की बात हो रही है, जिसके बारे में मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली और जयपुर की बात हो रही थी, है ना। बात करते करते मैंने बोला फिर भी यार, ऑफ द टू सिटीज जयपुर इज दी हॉटर, जयपुर जो है वो गर्म वाला है। तो मैं जब पहले से ही बात कर रहा हूं, उस सेंस में आप ये यूज करते हैं, ऑफ द टू सिटीज। आपने इसे स्पेसिफाई कर दिया। दा लगाने का क्या मतलब है, कि कहने वाला सुनने वाला सब जानते हैं इस बारे में। सो ऑफ द टू सिटीज जयपुर इज दी हॉटर, आपको यहां पे दी हॉटर कहना पड़ेगा। ये कौन सा केस है, 1 आउट ऑफ 2 कंपैरेटिव्स। जैसे मैं कहूं सचिन इज द बेटर ऑफ द टू बैट्समैन। बट याद रखिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है 2,
ना 3, ना 4, ना 5, ना 1, कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। 2 से ज्यादा करोगे, 3 करोगे तो यहाँ पे हॉटेस्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो सचिन इज द बेटर ऑफ द 2 बैट्समैन। ऐसे ही ऑफ द 2 सिटीज जयपुर इज द हॉटेस्ट। तो 1 आउट ऑफ 2 कंपैरेटिव जब आप बोलेंगे तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेयर कंपैरेटिव में कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन एकदम टनाटन समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जल्दी जल्दी बताना है आपको, आसान आसान क्वेश्चन है आगे के, कॉन्सेप्ट लगभग सारे कवर हो ही गए हैं, थोड़ा सा दम और लगाना है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज आ क्वार्टर टू 10। याद रखिए ये जो आ क्वार्टर है ये गलत है, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ। डू नॉट टेक आर्टिकल्स इन जनरल सेंस। जब भी आप जनरल सेंस में बात करेंगे तो याद रखिए जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो आर्टिकल नहीं रहेंगी। इट इज आ हटा देंगे, इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेरी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हो रहा है, क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर मतलब पौवा, बाकी है 10 बजने में, तो पौवा बाकी है 10 बजने में मतलब 9:45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। once again 10 seconds, take all the time you need for this one as well. She likes to play all the games except the chess. देखो यार फिर बदतमीजी हो गई ना। चेस क्या है, प्रॉपर नाउन है, और मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन को जब आप जर्नल सेंस में यूज करेंगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसे याद कर लेते हैं, स्पोर्ट्स के नाम के साथ नहीं आएगा, है ना, या किसी गेम के नाम के साथ दा नहीं आएगा, ये इतना जरूरत ही नहीं है। जो पहला रूल पढ़ाया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, दा नहीं आएगा। तो चेस क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ गेम है, तो ये वाला दा नहीं आएगा। शी लाइक्स टू प्ले ऑल द गेम्स एक्सेप्ट चेस, है ना। ऑल दा क्या है, यहाँ पे दा क्यों यूज किया, ऑल की वजह से यूज किया, क्योंकि सारे गेम जितने भी जानते हो उसकी बात हो रही है, इसलिए ये वाला दा सही है, ये वाला गलत है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, आर्टिकल्स में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन लगाओगे तो और मजा आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताइए। डू नॉट मेक नॉइज, द बेबी इज asleep। देखिए asleep का मतलब होता है सो रहा है, asleep का क्या मतलब होता है, सो रहा है। तो क्या कह रहा है, डोंट मेक, डू नॉट मेक आ नॉइज। अब तुम सोचो कि यहाँ आ क्यों लगा दिया। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ यूजेस ऑफ आ, कि आ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बहुत आसानी से मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक तो आ बताता है न्यूमेरिकल 1, है ना, ये तो तुम्हें पता ही है, जब हम एक बताना चाहते हैं तो आ से बता देते हैं। दूसरा, कभी कभी इसका मतलब सेम, सर्टेन, एवरी, एवरी कह लो या पर कह लो, पर, इस, जी हाँ, सेम, सर्टेन, एवरी और पर जैसा मीनिंग भी आता है। कैसे, मैं भी एग्जांपल से आपको बताऊंगा। तीसरा यूसेज, ठीक है, तीसरा यूसेज, ये दो इसके बेसिकली मेन यूसेजेस हैं, ठीक है, और ये कुछ फ्रेजेस के साथ भी यूज होता है। ठीक है, अब पहले ये तीन समझते हैं, फिर आगे के समझेंगे। हाँ भाई, तो न्यूमेरिकल 1 के लिए मैंने क्या बोला, शी हैज अ पिंपल, शी हैज अ पिंपल ऑन हर नोज। तो भाई लड़की के नाक पे पिंपल आया है। देखो कर्म खराब होते हैं तो मुंह पे पिंपल आते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब मैंने सुना है बड़े बूढ़े कहते हैं ना, तो ये काम ही ऐसे करती है, तो काम ऐसे करे गेंडा लगने लगी, नाक पे आया पिंपल, देख रहे हो। तो शी हैज आ पिंपल, कितने पिंपल, आ पिंपल। ये आ का मतलब क्या है दोस्त मेरे, 1। कितने पिंपल है, 1 पिंपल है। तो आप आ की जगह 1 भी तो लिख सकते हो सेंटेंस, तब भी टनाटन रहेगा, है ना। ऐसे ही सेम, सर्टेन, एवरी और पर के लिए भी आप आ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, टू ऑफ अ ट्रेड,
seldom agree. क्या मतलब हुआ? कह रहा है दो लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं मुश्किल से अग्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाय पीते हो कहीं जाके, आज जहां जाके चाय पीते हो चाय वाले का होटल बंद है, तो तुमने देखा सामने एक और होटल है, तुमने कहा भैया जरा चाय बना दो एक बढ़िया सी। तो चाय वाला तुमसे कहता है और भैया अच्छी चाय बनाना, वो मैं सामने अंकल क्या पीता हूँ, आज उनकी दुकान बंद है। भैया कहता है अरे वो कोई चाय बनाता है, खराब दूध डालता है भैया, अब पत्ती वही लगाता रहता है, चीनी भी घटिया वाली यूज करता है, चीटे के साथ चीनी डाल देता है, जब नॉन वेज खिलाता है चाय में वो आपको, नॉन वेज। ठीक है, तो ये कब ये क्या होगा? ये क्या होगा? टू ऑफ अ ट्रेड। ये दो लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं, दोनों चाय वाले हैं, है ना। तो डू ऑफ आ ट्रेड, आ ट्रेड का यहाँ पे क्या मतलब है? ऐसे लोग जो सेम ट्रेड करते हैं सेल्डम एग्री। सेल्डम का मतलब क्लोज टू नेवर होता है, कभी नहीं, ना के बराबर कभी सहमत होते हैं। तो यहाँ पे आ का मतलब क्या आ रहा है दोस्त? सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वन नहीं आ रहा, टू ऑफ वन ट्रेड नहीं कह सकते, टू ऑफ आ ट्रेड ही बोलेंगे, सेम मीनिंग आएगा। ऐसे ही तो ये मैंने आपको सेम बताया। सर्टेन के लिए भी आता है, जैसे मैं कहूं आई सॉ अ गर्ल वीपिंग इन द पार्टी। कह रहे मैंने एक लड़की को देखा पार्टी में रो रही थी। अब मैंने इसका मतलब इन्होंने एक ही लड़की देखी है ना। यहाँ पे वन सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस है सर्टेन, एक खास लड़की, एक सर्टेन लड़की की बात कर रहे हो। अरे एक थी रो रही थी, मैंने देखा रोते हुए, मैंने छुपा दिया उसे, मैंने कहा ले ले बहन ये खा ले बर्गर, बर्गर देख के ही खुश हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आई सॉ अ गर्ल का मतलब यहाँ पे क्या है? सर्टेन गर्ल की बात कर रहा हूं जो रो रही थी। अगला क्या है? एवरी और पर, ये वाला सेंस भी देता है। जैसे मैंने कहा she spends 2000 a week on her looks। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खर्च करती है 2000 रुपए एक हफ्ते अपने लुक्स पे। ठीक है, तो यहां पे आ वीक का क्या मतलब है? एक हफ्ता नहीं भाई, यहां पे आ का मतलब है एवरी या फिर पर, समझ गए? या फिर किसी ने बोला he earns 5000 a month। तो आ मंथ का क्या मतलब है? आ मंथ का मतलब है पर मंथ, एवरी मंथ, है ना। तो ऐसे समझ लो, ये जितना कमा नहीं पाता उतना ये मुंह पे लगा देती है, तो ये बड़ा कॉमन होता है। तो भाई शी स्पेंड्स 2000 अ मंथ और 2000 अ वीक एंड ही अर्न्स 5000 अ मंथ। दोनों में आ का मतलब एवरी या पर जैसा आ रहा है। क्वेश्चन पे आ जाओ ना, तो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो उस पे कोई लॉजिक नहीं है बट यू हैव टू यूज आ। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस ना, मेक आ नॉइस का मतलब ये नहीं कि एक आवाज मत कर, बट ये एक फ्रेज है, हम इसे ऐसे यूज करते हैं। यहीं से क्वेश्चन आया एग्जाम में। या फिर हम क्या बोलते हैं? हाउ कैन यू डू सच अ मिस्टेक? बोलते हो ना, हाउ कैन यू डू सच अ मिस्टेक। ठीक है, या हम क्या बोलते हैं? व्हाट अ शॉट। ये तो बोलते हो, या बोल देते हो व्हाट शॉट। व्हाट शॉट नहीं बोलते, व्हाट अ शॉट। तो ये आ कुछ फ्रेजेस में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है। ये आप सीख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मेक अ नॉइस पे मिलेगा और सच अ मिस्टेक पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर में यहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर बताइए। His all friends are mean as birds of the feathers flock together। ना, अब ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है हिज ऑल फ्रेंड्स आर मीन। मीन का मतलब यहाँ पे जानते हो? मीन का मतलब होता है कमीना, कह सकते हो अंग्रेजी में डेस्पिकेबल कह सकते हो। कहते हैं ना तुम बड़े मीन हो, बड़ा मीन निकला ये, है ना। कमीना, डेस्पिकेबल, रोग, ये सारे वर्ड्स आते हैं कमीने के लिए। ठीक है, किसी दिन पढ़ा दूंगा मैं, सिनोनिम्स में दे दूंगा आपको ये। तो हिज ऑल फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्त कैसे हैं? मीन है। एज, क्योंकि, क्योंकि बर्ड्स ऑफ द फेदर्स, द फेदर्स इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी चिड़िए जिनके होते हैं वो पर नहीं कह रहा वो, बर्ड्स ऑफ आ फेदर, फेदर्स नहीं होगा, बर्ड्स ऑफ आ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ऐसी चिड़िए जिनके एक जैसे पर होते हैं वो साथ में उड़ती हैं। ये वही मुहावरा है जिसे आप हिंदी में बोलते हो
चोर चोर मौसेरी बहने, मैं भाई नहीं बोलता, हर मुहावरा लड़कों पे क्यों बनाते हो यार, ठीक है। तो चोर चोर मौसेरे भाई या बहने जो भी बोलते हो, यही है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे लोग साथ में रहते हैं। तो कह रहा है ये खुद मीन है, इसलिए इसके दोस्त भी मीन है। समझ में आया तो जल्दी से बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 3 क्वेश्चंस। ध्यान से करिएगा, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, नो वरी अबाउट दैट। I saw the young smart girl smoking on the street. I saw the young smart girl smoking on the street. अब देखो ये वही लड़की, जब मैंने कहा था I saw a girl weeping in the party, तो मैं क्या बोल रहा था, I saw a girl का मतलब था एक सर्टेन लड़की। तो जब मैं कह रहा हूं I saw the young smart girl, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कौन सी। I saw the young smart girl who was my friend। तो या तो एक्सप्लेन करो, अगर दा लगा रहे हो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, तो आपको दा लगा के एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो आप ये दा नहीं लगा सकते, आपको सिंपली आ का इस्तेमाल करना होगा। अब सेंटेंस का क्या सेंस आएगा, आई सॉ अ, मैंने देखी एक जवान सुंदर, ठीक है, मतलब अच्छी दिखने वाली लड़की, स्मोकिंग ऑन द स्ट्रीट, जो सुट्टा मार रही थी, कहां पे, रोड पे, स्ट्रीट पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेंटेंस सही है, पर ये सेंस किसका दे रहा है, सर्टेन का सेंस दे रहा है, सर्टेन का। तो भाई यही कहानी फंसती है ना, और उम्मीद है आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, so 13 questions है, this is question number 13, we are left with 2 more questions after this। she is Jacqueline of her college and she is admired by all। तो ये क्या कह रहा है, शी इज जैकलिन, शी इज जैकलिन का मतलब है कि वो जैकलिन है। देखो भाई इसे ऐसे समझ लो, मैंने कहा ही इज कोहली, मैंने कहा ही इज आ कोहली, और मैंने कहा ही इज द कोहली। तीनों सेंटेंसेस सही हैं और तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। जिनको लगता है ना उनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई है, वो भी ये बेसिक सा डिफरेंस बता नहीं पाते। जब आप कहेंगे ही इज कोहली, तो इसका मतलब है ये वही कोहली है जिसकी तुम बात कर रहे थे, जिसको तुम जानते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं कहूंगा ही इज कोहली, तो मेरा मतलब होगा विराट कोहली, है ना, सब जानते हैं उसे। तो ही इज कोहली मतलब ये है कोहली, मिलियन से ये मतलब हुआ। ही इज आ कोहली का मतलब है, ही इज आ कोहली का मतलब है ही इज लाइक कोहली, ही इज लाइक कोहली। कहने का मतलब है ये कोहली की तरह है भाई, कोहली है कहते नहीं, दूसरा कोहली है ये, कहीं खिला लो रन मारेगा, ये वही है। ही इज आ कोहली मतलब लाइक कोहली। पर जब तुमने कह दिया दा कोहली, एक स्पेसिफिक कोहली, तो अब बताना पड़ेगा ना कहां का। तो ही इज द कोहली ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का कोहली है। तो ये भी हो सकता है तुम्हारी टीम में कोई ढंग का बैट्समैन ही नहीं हो, एक ही थोड़ा बहुत खेल लेता है, तुमने बोल दिया ही इज द कोहली ऑफ आवर टीम, ठीक है। तो जब भी आप दा लगाएंगे वो स्पेसिफिक हो जाएगा और उसके आगे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी आप आ लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे ही तो शी इज द जैकलिन आपको बोलना पड़ेगा ऑफ आवर कॉलेज, ये हमारे कॉलेज की जैकलिन है। जैकलिन तो जानती हो ना, वो जो है ना, ए दिल संभल जा जरा, कि वो इमरान हाशमी गाड़ी चला रहा है, मुंह पे ही चढ़ी जा रही है ना। वो एक सीन मैंने देखा था, मर्डर मूवी का वो सॉन्ग आ रहा था, उसमें मैंने देखा ये क्या बदतमीज लड़की है। तो ये क्या बोला, शी इज द जैकलिन। द जैकलिन का मतलब है एक स्पेसिफिक, मतलब तुम बता रहे हो दी जैकलिन मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे समझ लो, मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल ऑफ आवर कॉलेज। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कराया था। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल मतलब क्या बन गया, ये कॉमन नाउन। पीछे वाला एक क्वेश्चन जाके देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो शी इज दी जैकलिन ऑफ आवर कॉलेज एंड शी इज एडमायर्ड बाय ऑल। समझ में आया जरूर बताइए, डाउट है तो पूछिए। सो वी आर लेफ्ट विद 1 क्वेश्चन आफ्टर दिस। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बताइए। Raman is the fastest of all bowlers who have played with us. अभी आपको बताया था, इतना आसान क्वेश्चन अभी बताया था दोस्त मेरे, सुपरलेटिव से पहले दा का इस्तेमाल करोगे। तो रमन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल बॉलर्स हु हैव प्लेड विद अस, बिल्कुल सही है, नो एरर। बस आपको फास्टेस्ट से पहले दा लगाना है। तो सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या थी,
फास्टेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसा आता है 4 नंबर देके जाता है। सो हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आसानी से बताइए, और आसानी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मुझे आपको देना है। देखिए, द रिच पीपल इवन ऑफन, ऑफन का मतलब है अक्सर, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना गरीबों का। अब यहां पे मैंने पीपल लिखा है और यहां पे नहीं लिखा, कौन सा सही है? पीपल वाला, बिना पीपल वाला? ये वाला सही है। याद रखिए, ये जितने भी होते हैं ना एडजेक्टिव होते हैं, पुअर, वीक, रिच, नीडी, इंडस्ट्रियस, ब्रेव, ये सारे के सारे दोस्त क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं, किसी की विशेषण होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा यू आर पुअर, ही इज वीक, दे आर स्मार्ट, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। बट जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करते हैं द, कहने का मतलब है आप कहते हैं द पुअर, आप कहते हैं द रिच, या फिर आप कहते हैं इनमें से किसी के साथ भी आपने द नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद, या आपने बोला द इंडस्ट्रियस, है ना, या फिर आपने द ब्रेव, कुछ भी बोला, जैसे ही आपने इनके साथ द लगाया ना दोस्त, ये बन गए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो भी कैसे? प्लूरल रहेगा, ये हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा, और ये हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो द रिच, द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। तो अक्सर लोग बोल देते हैं रिच पीपल, रिच पीपल इज रॉन्ग, आपको कहना पड़ेगा द रिच, आपको कहना पड़ेगा द पुअर, आपको कहना पड़ेगा द वीक, द नीडी, द इंडस्ट्रियस। सो जैसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। तो द रिच, ये पीपल गलत है बस। तो द रिच मतलब अमीर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अक्सर किसको? गरीब लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या कोई ऐसी चीज हो आर्टिकल में जो आपको लगता हो कि यार ये और मिल जाती, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। और कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कुछ भी हो, याद रखिए टाइगर जिंदा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेशन में। मैं एडजेक्टिव से स्टार्ट करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी भिजवा चुका हूं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, आर्टिकल हमारे खत्म हो चुके हैं। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द के लिए याद रखना है क्या? टाइगर जिंदा है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।